रिवाइज कीजिए 6.1.2 पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को। बताइए दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस एस 0.34 नैनोमीटर लेकर यदि द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल को कैलकुलेटेड किया जाए तो बताइए यह अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। जी बिल्कुल, यह अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर होगा। जी बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर में मल्टीप्लाई करने पर लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मेमेलियन सेल में कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर बेस पेयर इज इक्वल्स टू 2.2 मीटर। 1 मिनट, यह तो लेंथ फार ग्रेटर है डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर का होता है। तो अब यह कैसे एक लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड हो जाता है इन अ सेल, बताइए। एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन बताइए। जी बिल्कुल, टिपिकल न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर का होता है। यदि एस्चेरिया कोलाई डीएनए का लेंथ 1.36 मिलीमीटर का हो तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन एस्चेरिया कोलाई? यदि हाँ तो कैलकुलेट करके बताइए कितना होता है। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि एस्चेरिया कोलाई, इसमें तो न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है। तो बताइए क्या डीएनए स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट दी सेल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोट्स जैसे कि एस्चेरिया कोलाई भले ही न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है लेकिन डीएनए भी स्कैटर्ड नहीं होता है थ्रू आउट द सेल। डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज हेल्ड होता है विद सम प्रोटीन्स जिसके पास पॉजिटिवली चार्जेस होते हैं इन ए रीजन जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है, तो बताइए इसका डीएनए कैसे अरेंज्ड होता है या फिर ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक रीजन जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं उसमें निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन्स पर हेल्ड होता है, या फिर यूँ कहे तो डीएनए न्यूक्लियाइड में अरेंज्ड होता है इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव? जी बिल्कुल, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। बताइए क्या हिस्टोन एक प्रोटीन है? जी बिल्कुल, हिस्टोन एक प्रोटीन है। चार्ज को एक्वायर करने के लिए बताइए प्रोटीन किस पर डिपेंड रहता है?
जी बिल्कुल, ए प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन्स। बताइए हिस्टोन कौन से एमाइनो एसिड रेसिड्यू में रिच होता है? जी बिल्कुल, हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये दोनों एमाइनो एसिड रेसिड्यू कौन से चार्ज को कैरी करते हैं? जी बिल्कुल, दोनों एमाइनो एसिड रेसिड्यूज कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्जेस को इन देयर साइड चेन्स। बताइए हिस्टोन ऑक्टामर किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड होकर फॉर्म करते हैं ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। बताइए न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड होकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बताइए फिगर 6.4 ए किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फिगर 6.4 ए न्यूक्लियोसोम को शो कर रहा है। फिगर 6.4 ए न्यूक्लियोसोम का माइंड कैप्चर कीजिए। क्या आपको डीएनए की लेबलिंग दिख रही है? H1 हिस्टोन की, हिस्टोन ऑक्टामर की, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स की। डीएनए हेलिक्स का एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर को कंटेन्स करता है? जी बिल्कुल, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। यानी कि डीएनए हेलिक्स का एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर कंटेन्स करता है। बताइए क्रोमैटिन किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। बताइए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन कैसे दिखता है? जी बिल्कुल, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर को जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। यह क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टैंड यानी कि कलर बॉडीज होता है जो कि न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमैटिन को देखा जाता है तो बताइए न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिखता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियोसोम को क्रोमैटिन में एज बीड ऑन स्ट्रिंज स्ट्रक्चर देखा जाता है। बताइए फिगर 6.4 बी किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फिगर 6.4 बी
बीड्स ऑन स्ट्रिंज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर को शो कर रहा है। थ्योरेटिकली कितने बीड्स या फिर न्यूक्लियोसोम्स को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वह प्रेजेंट होगा इन ए मैमेलियन सेल, या फिर थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स यानी कि न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन ए मैमेलियन सेल। बताइए क्रोमैटिन फाइबर्स कैसे बनता है। क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर पैकेज्ड होकर फॉर्म करता है क्रोमैटिन फाइबर्स को। बताइए क्रोमैटिन फाइबर्स से क्रोमोसोम कैसे बनता है। जी बिल्कुल, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड और क्वाइल्ड होकर फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को। बताइए क्रोमैटिन फाइबर्स सेल डिवीजन के किस स्टेज में क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जी बिल्कुल, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर क्वाइल्ड और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। न्यूक्लियोसोम्स या फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंज स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म होता है। जी बिल्कुल, क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम्स यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंज स्ट्रक्चर पैकेज्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर्स फॉर्म करते हैं और ये क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर क्वाइल्ड और कंडेंस्ड होते हैं सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में और फिर फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को। बताइए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी कि एनएचसी प्रोटीन्स किसको रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल, हायर लेवल पर क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कलेक्टिवली रेफर्ड किया जाता है टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी कि एनएचसी। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट collectively are referred to as non-histone chromosomal proteins, that is NHC protein। एनएचसी का फुल फॉर्म बताइए। एनएचसी प्रोटीन्स का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी कि एनएचसी प्रोटीन्स। यूक्रोमैटिन किसको रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस कुछ रीजन ऑफ क्रोमैटिन लूजली पैक्ड और लाइट स्टेन होते हैं जिनको यूक्रोमैटिन रेफर किया जाता है। In a typical nucleus, some regions of chromatin are loosely packed and stains light and are referred to as euchromatin। बताइए हेटेरोक्रोमैटिन किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, वैसे क्रोमैटिन जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन्स होते हैं उनको हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। दी क्रोमैटिन दैट आर मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। बताइए किसको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन बोलते हैं।
जी बिल्कुल, यूक्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। बताइए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, हेटेरोक्रोमैटिन को ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन। रिवाइज कीजिए 6.2 द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को। बताइए न्यूक्लियन की डिस्कवरी किसने की थी? जी बिल्कुल, न्यूक्लियन की डिस्कवरी मेशर ने की थी। बताइए प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को किसने डिस्कवर किया था? जी बिल्कुल, प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल ने डिस्कवर किया था। बताइए क्या न्यूक्लियन की डिस्कवरी बाय मेशर और प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का डिस्कवरी बाय मेंडल, क्या ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पर हुए थे? जी हाँ, discovery of nuclein by mixture and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as a genetic material took long to be discovered and proven. बताइए कब तक द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस had reached the molecular level? जी बिल्कुल, 1926 the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cells. But the questions of what molecule was actually the genetic material had not been answered. रिवाइज कीजिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया का नाम बताइए। जी बिल्कुल, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई वह बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर न्यूमोनिया। बताइए कब और किसने इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में विद बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोनिया के लिए देखा था ए मिराक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया? जी बिल्कुल, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो कि बैक्टीरिया है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर न्यूमोनिया, इस पर उन्होंने विटनेस्ड किया था ए मिराक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो नाम बताइए उस ऑर्गेनिज्म का जिसने अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर दिया था इन 1928
फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बताइए न्यूमोकोकस किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को न्यूमोकोकस कहते हैं। जब कुछ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई यानी कि न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया को ग्रोन किया गया ऑन ए कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज यानी कि एस, और दूसरे ने प्रोड्यूस किया रफ कॉलोनीज यानी कि आर। बताइए यह क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास म्यूकोस कोट होता है लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। बताइए क्या म्यूकोस पॉलीसेकेराइड से बना रहता है? जी बिल्कुल, म्यूकोस पॉलीसेकेराइड से बना रहता है। बताइए उन माइस का क्या हुआ जिनको इन्फेक्टेड किया गया था विद दी एस स्ट्रेन दैट इज वायरुलेंट? जी बिल्कुल, वे माइस जिसको वायरुलेंट एस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड किया गया था वो डाई हो गए फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। लेकिन वे माइस जो कि इन्फेक्टेड हुए थे विद आर स्ट्रेन उनका क्या हुआ? जी बिल्कुल, आर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड माइस में निमोनिया डेवलप ही नहीं हुआ। सिंपल बोले तो यदि एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में तो वह माइस डाई हो गया, लेकिन आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस लाइव रहा यानी कि जीवित रहा। बताइए जब ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करके माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? जी बिल्कुल, जब ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इनटू माइस तब वह माइस नहीं मरा। बताइए यदि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट में माइस किया जाए तो क्या होगा माइस का? जी बिल्कुल, माइस लाइव होगा यानी कि माइस जीवित रहेगा। क्या होगा यदि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया जाए? जी बिल्कुल, यदि एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया जाए तो माइस मर जाएगा यानी कि माइस डाई कर जाएगा। बताइए क्या हुआ था जब ग्रिफिथ ने माइस के अंदर इंजेक्ट किया था ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया को? जी बिल्कुल, जब उन्होंने ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था माइस के अंदर तब माइस डाइड कर गया था यानी कि मर गया था। इस मरे हुए माइस से उन्होंने क्या रिकवर्ड किया था?
जी बिल्कुल, इस मरे हुए बैक्टीरिया से उन्होंने लिविंग एस बैक्टीरिया को रिकवर किया था। बताइए, डेड माइस से लिविंग एस बैक्टीरिया को रिकवर करने पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया था? जी बिल्कुल, उन्होंने यह कंक्लूड किया था कि दी आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया। Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. यानी कि यह ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर होने से इसमें स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट फॉर्म होता है, जिससे यह वायरुलेंट रूप में परिवर्तन हो जाता है। बताइए, यह क्यों होता है? जी बिल्कुल, यह जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से होता है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. बताइए, क्या इस एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन किया जा सका? जी बिल्कुल, दी बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। यानी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन नहीं किया जा सका। रिवाइज कीजिए बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। बताइए, किसके वर्क से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल समझा जाता था? जी बिल्कुल, ओस्टवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकॉर्टी के 1933 से लेकर 1944 के वर्क से पहले यह समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। बताइए, ओस्टवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकॉर्टी 1933 से लेकर 1944 तक किसको डिटरमाइन करने के लिए वर्क किया था? जी बिल्कुल, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को डिटरमाइन करने के लिए ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकॉर्टी ने 1933 से लेकर 1944 तक वर्क किया था। चलिए, नाम बताइए उन बायोकेमिकल्स का जिनको ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैकॉर्टी ने हीट किल्ड एस सेल से प्यूरिफाइड किया था टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स।
जी बिल्कुल, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा को एस बायोकेमिकल्स प्यूरिफाइड किया था फ्रॉम दी हीट किल्ड एस सेल्स, यह देखने के लिए कि कौन ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। बताइए इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था। जी बिल्कुल, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकॉटी ने यह डिस्कवर्ड किया था कि बैक्टीरिया का केवल डीएनए ही आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। बताइए किसने यह डिस्कवर किया था कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेस इफेक्ट नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन और आरएनए नहीं हो सकते थे। जी बिल्कुल, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकॉटी ने डिस्कवर्ड किया था कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस अफेक्ट नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कभी भी प्रोटीन और आरएनए हो नहीं सकता था। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटीएजेस। जी हाँ, प्रोटीएजेस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। चलिए आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम आरएनएजेस है। बताइए क्या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस अफेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। जी बिल्कुल, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस इफेक्ट नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कभी भी प्रोटीन और आरएनए नहीं हो सकता। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम बताइए। जी बिल्कुल, डीएनएज। बताइए क्या डीएनएज से डाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, डीएनएज से डाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट यानी कि बंद हो जाता है। डीएनएज से डाइजेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाता है, बताइए यह क्या सजेस्ट करता है। जी बिल्कुल, यह सजेस्ट करता है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। बताइए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए जिम्मेदार है। बताइए किसने यह कंक्लूड किया था कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है।
जी बिल्कुल, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकॉर्टी ने यह कंक्लूड किया था कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, लेकिन इस बात से सभी जीव वैज्ञानिक सहमत नहीं थे। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कंसीव्ड। Can you think of any difference between DNAS and DNASE?